शांभवी चौधरी जी, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी पावर प्ले में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे सेशन का नाम हमने आधी आबादी और आधी आबादी की रिप्रेजेंटेशन पर भी बात हो रही है। देखिए, बीते 10 दिन से मैं बिहार में हूँ और इसीलिए सीधे ग्राउंड की रिपोर्ट से ही आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करूँगी। हर जगह जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया, महिलाओं का वर्ग एक ऐसा वर्ग है बिहार जहां पर जाति को सबसे बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि जाति पर आधारित वोट कैसे बढ़ते हैं और उनको साधने के लिए कितनी स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। यहां पर आधी आबादी एक ऐसा वर्ग है जो जाति से ऊपर है, जो धर्म से ऊपर है, जिसमें जीविका दीदी या नॉन जीविका दीदी की भी एक कैटेगरी मुझे लोगों ने बताई है। इन सबके बीच मुझे ये बताइए कि महिलाओं को वोट बैंक तक ही सीमित कर दिया गया है या राजनीति में टिकटों के आधार पर रिप्रेजेंटेशन भी उतना दिया जा रहा है? क्योंकि आप खुद महिला सांसद हैं, युवा सांसद हैं, क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं समस्तीपुर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का हम बिहार की ऐतिहासिक और गौरवशाली धरती पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार है। और डेफिनेटली हम लोग जब बिहार में चुनाव की बात करते हैं, जब बिहार में हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो महिला एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। जहाँ पे हम लोग जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के विकास की राजनीति की बात करते हैं, वहीं हम लोग महिला प्रतिनिधित्व, महिला सशक्तिकरण पे हम लोग बात करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, वो हमेशा कहते हैं कि अब हम लोग एक ऐसे दौर में, एक ऐसे युग में आ गए हैं जहाँ पे नारी विकास से काम नहीं चलेगा, नारी नेतृत्व स्थापित करना पड़ेगा। और इसी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी जो योजनाएं हैं, जो लॉज हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। पर जहाँ तक रही बिहार की बात, तो हमको नहीं लगता है कि महिला को सिर्फ एक वोटर के तौर पे एनडीए की सरकार ने कभी भी देखा है। हमेशा 2005 से लेके अभी तक अगर महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को आगे ले जाने के लिए किसी सरकार ने काम की है तो वो एनडीए की सरकार है। 2005 के पहले हम लोग हमेशा इस चीज़ को एड्रेस करते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं ये चीज़ सोच ही नहीं सकती थी कि हम लोग भी, मतलब हम लोग का भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है, आर्थिक रूप से हम लोग भी मजबूत हो सकते हैं, हम लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं, पितृसत्ता वाली मानसिकता से हम लोग फाइट करते हैं। उसको कहीं ना कहीं या बिहार की महिलाएं अपना ही रियलिटी समझ के एक्सेप्ट कर ली थी। 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये समय आ गया है कि हम लोग को आधी आबादी को मजबूत करना है और उनके नेतृत्व को स्थापित करना है। 2005 से ही ऐसी कई छोटी छोटी योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिला का विद्यालय में, स्कूल में एनरोलमेंट को इंश्योर की। आज आप जब सुरक्षित और सशक्त सरकार की बात करते हैं जो महिलाओं को एम्पावर सही तरीके से किए, तो उसके लिए एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर तक तैयार करना ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नहीं, अच्छी बात है आपने जितनी योजनाएं बताई, लेकिन चुनाव से एन पहले फिर 10,000 रुपए क्यों देने पड़ते हैं? तो ये चीज ऐसे लग रहा है ना कि चुनाव अगर महिलाएं वोट बैंक नहीं है तो चुनाव से एन पहले 10,000 रुपए क्यों देने पड़ते हैं? नहीं, चुनाव के पहले हम तो वही कह रहे हैं कि 2005 से ही महिलाओं के लिए काम हो रहा है। अभी उसको मतलब रिलेट कर दिया जा रहा है कि चुनाव के पहले, पर रोजगार और स्वरोजगार की योजनाएं महिलाओं के लिए तो हमेशा स्थापित की गई है। दीदी की रसोई है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, हमारी जीविका दीदी हैं, इन लोगों को साल दर साल मजबूत किया जाता है। और जब अभी इस साल जब योजना तैयार हो रही थी, तो ये योजना तैयार हुई कि हाँ, जिन महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिल पाया, जो महिला सरकारी नौकरी तक नहीं पहुंच पाई, जिनको हम लोग पंचायती राज में जो 50% आरक्षण है उसके तहत हम लोग उनको नहीं उनका नेतृत्व स्थापित कर पाए, ऐसी महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहिए। और इसीलिए उनको स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटी दी गई कि अगर सिलाई मशीन खरीद लेंगी, सिलाई करेंगी तो सही होगा, कोई दुकान बैठा लेंगी, वो करेंगी तो उससे उनको आर्थिक मजबूती मिलेगा। और इस साल ये अधिकतर देखने को मिला है कि छठ और दिवाली का त्यौहार महिलाएं अपने पैसे से मनाएंगे। ये बदलते बिहार की तस्वीर है और ये ग्रामीण महिलाओं का हौसला और हिम्मत इससे मजबूत हुआ है। चलिए, छठ वाले विषय पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन आपने महिलाओं के लिए योजनाओं का जिक्र किया। बीजेपी ने 13 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया है और एनडीए ने 30 से 32 के आसपास का मेरे ख्याल से नंबर है। ये नंबर कम है या ज्यादा है?
महिला वोटर के मुकाबले एक अगर हम सिर्फ एनडीए ने जितने महिलाओं को टिकट दिया है, आप मुझे अपना इंडिविजुअल ओपिनियन बताइए, आपकी नजर में ये नंबर कम है या ज्यादा है? जब हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो हमको लगता है कि अगर 33% आरक्षण महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है तो डेफिनेटली उसको एटलीस्ट 33% रखना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हम एक महिला हैं और महिला राजनीति में बहुत मतलब एक डबल फाइट होता है जब महिला राजनीति में आती हैं। और ऐसे भी ये पॉलिटिक्स जो है वो महिलाओं के लिए एक डेफिनेट जॉब नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक 9 to 5 नहीं है, एक आप पब्लिक लाइफ जीते हैं। बहुत कम ऐसी महिलाएं जो अपने आप को सही में पॉलिटिकली उतना इन्वॉल्व करना चाहती हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली नंबर्स कैन गो अप एंड इट शुड गो अप। आने वाले समय में एनडीए की सरकार ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आएगी और 33% आरक्षण देके महिला नेतृत्व को स्थापित करेगी। पर ये दिलचस्प है देखना कि कम से कम आपने इस बात को खुलकर जाहिर किया कि और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। डेफिनेटली अगर हम लोग क्योंकि बिहार की बेटियां हैं, हम लोग देखें 50% आरक्षण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और हम लोग देखें कि महिलाएं जो हैं वो लोकल लेवल में कितना अपने आप को एम्पावर्ड फील करती हैं। तो ये जो नंबर्स है इसको बिहार विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, इस नंबर को रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। पर ये धीरे धीरे एक हम लोग जो है सही मायने में महिलाओं को प्रतिनिधित्व में इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग सही डायरेक्शन में एटलीस्ट मूव कर रहे हैं। जहाँ पे 1-2 महिलाएं भी पहले नहीं होती थी, वहाँ पे आज महिला सांसद भी आपके सामने खड़ी हैं। चलिए 2024 में आप सबसे कम लोक उम्र जनशक्ति में पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने MY समीकरण की बात की थी और सही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने उस MY समीकरण को लोकसभा में साधा था। 2024 में सांसद आप बनी और सबसे कम उम्र के जो सांसद हैं देश में उनमें आप शामिल हैं। पहले तो ये सफ़र आपका कैसा रहा और पॉलिटिक्स में आना यंग लोगों के लिए कितना आसान या मुश्किल है, खासकर तब जब अब घर घर में ये बात की जाती है कि राजनीति सिंपल लोगों के लिए तो नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है? देखिए डेफिनेटली हम एक या अच्छे लोगों के लिए नहीं है? नहीं, अच्छे लोगों का तो नहीं पता, ये ऐसा नहीं है। ये आई थिंक एक स्टीरियोटाइप है पॉलिटिक्स को, उसको तोड़ने के लिए भी हम शायद राजनीति में ही आए हैं। जब सब लोग जानते हैं कि हम तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और हमने बचपन से अपने घर में राजनीति देखी है। हमने अपने पिताजी को, दादाजी को जनता की सेवा करते हुए देखा है और हमको था कि जब हम बड़े होंगे मेरे को भी यही करना है। इनफैक्ट हम तो खुलेआम कहते कि मेरे को शायद कुछ और आता ही नहीं था। अगर हम राजनीति नहीं करते तो आई डोंट नो हम क्या करते। बट जब हम लोग युवाओं को की राजनीति में भागीदारी की बात करते हैं तो ऐसे में बहुत सारे यहाँ पे नेता हैं जो युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात करते हैं, पर जब युवा को राजनीति में जगह देने की बात आती है तो वो नहीं हो पाता। आपको युवा संगठन में वो ज़रूर जोड़ते हैं पर युवा प्रतिनिधित्व करने से वो डरते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। और इसी को वो आगे ले जाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जो युवा की भागीदारी की बात भी करते हैं, युवा की राजनीति में आने के। आपको लेकिन राजनीति विरासत में मिली, मैं उन आम युवाओं के लिए पूछ रही हूँ जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए आसान है या मुश्किल है? डेफिनेटली विरासत में मिली, पर हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर समस्तीपुर की जनता ये नहीं चाहती कि हम उनके नेता बने तो हम कितना भी हाथ पैर मारते हम नेता नहीं बन पाते। ये समस्तीपुर की जनता है जिसने चुना कि हाँ हम चाहते हैं कि शांभवी हमारा प्रतिनिधित्व करे। और राजनीति एक ऐसा मतलब इलेक्शन लड़ना और जीतना एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर 5 साल में हमको अपना एक एग्जाम क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि आज हम सांसद हैं तो हम ताउम्र सांसद रहेंगे। हर 5 साल में हम इस बैटल को लड़ेंगे और जनता अगर हमको उस लायक समझेगी तभी हम जीत कर। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं आया। जब आम आदमी के लिए टिकट पाना, आम कार्यकर्ता के लिए टिकट पाना कितना आसान या मुश्किल है? चाहे आरजेडी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, एलजेपी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को जगह दी है लोक जनशक्ति पार्टी की। ये मेरा एरिया नहीं है कि हम किसी और पार्टी में कैसे वो लोग टिकट्स का चयन करते हैं और कैसे वो अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं, उस पर हम कुछ बोल पाए। बट जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, अभी हमने विधानसभा में भी देखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव लड़ाया भी है। उसमें उन्होंने अधिकतर जितनी सीटों पर महिला दे सकते थे उस पर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इस बार 29 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा युवा ही हैं जो हमेशा से पार्टी के संगठन को लेके मजबूती से काम कर रहे थे, उनको आगे करके चुनाव लड़ाया लोक जनशक्ति पार्टी ने। बड़ा खुलकर आपने युवाओं की रिप्रेजेंटेशन पर बात की और इनफैक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि युवा नेता अगर युवाओं को इंडोर्स नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तेजस्वी जी से क्या नाराजगी है फिर आप लोगों की? नहीं, मेरे को कोई पर्सनल मैं तो एनडीए की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि जंगल राज की याद दिला रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई हमको एक मौका दे दीजिए,
तो वो भी युवा है, देने दीजिए उनको एक मौका, आने दीजिए। हम लोग हमेशा कहते उनको उनके पिताजी के कार्यकाल के आधार पर क्यों जज कर रहे हैं? नहीं, अभी आई थिंक कुछ दिन पहले ही हम इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे थे जिसमें आई थिंक एक रिपोर्टर ने किसी महिला से क्वेश्चन पूछा था कि सेम क्वेश्चन कि जंगल राज तो बहुत पुराना है, आप अभी जंगल राज का जिक्र क्यों कर रही हैं? और उस महिला ने कहा था कि अगर बीच में कभी आरजेडी आती भी है तो हम लोग को असुरक्षित महसूस होने लगता है। वो एक इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है, हम लोग अपने आप को सेफ नहीं फील करते हैं। और जब राजद नहीं रहती है तब जो इन्वायरमेंटल अप्रोच होता है, जब सोशली हम लोग का जो एक्सेप्टेबिलिटी होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। और ये चीज़ जनता को याद दिलाना ज़रूरी है कि आज से 2005 से पहले जो सरकार थी वो बिहार को घोर अंधकार और गरीबी की ओर ढकेली थी। और हम लोग किसी भी हालत में, आज आप बता दीजिए कि तेजस्वी यादव जी ने अगर कोई अपना विजन बिहार के लिए सामने रखा है, आप बोल दीजिए, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट आपका रास्ता क्या है? लेकिन जो घोषणा पत्र उनका सामने आया, जब मैनिफेस्टो रखा गया, उसे बिहार का तेजस्वी प्रण ही बताया गया है, जिसपे तेजस्वी यादव की फोटो है, उनका विजन डॉक्यूमेंट पूरा प्रॉमिस तो गठबंधन। लेकिन उल्टा जब एनडीए का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आता है तो 26 सेकंड 30 सेकंड में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होकर बिना कोई सवाल लिए जो है सभी नेतागण वहां से चले जाते हैं। तो ये एक फर्क जो है, जो बिहार की जनता आज सोच रही है कि सिर्फ 36 सेकंड में आप अपना विजन बताकर चले गए। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सीधे सीधे जवाब। जहां तक महागठबंधन की घोषणा पत्र की बात है तो उनका घोषणा पत्र, नेचुरली हम लोग एक चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आपने देखा उनका घोषणा पत्र महागठबंधन? नहीं, आई डोंट थिंक कि हमको देखने का उनका घोषणा पत्र जरूरत भी है, क्योंकि झूठे वादे तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, अति आत्मविश्वास है, क्योंकि ओपोनेंट्स का भी देखना तो चाहिए, किस तैयारी के साथ जा रहे हैं। आत्मविश्वास से क्या है? जनता का विश्वास एनडीए पे है। मेरे अकेले विश्वास होने से क्या होगा? जब जनता एनडीए के साथ है और जनता चुनना चाहती है अपना सशक्त और मजबूत सरकार, तो उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये क्या मैटर करता है? पर जहां पे आप एनडीए गठबंधन के घोषणा पत्र की बात करते हैं, तो एनडीए गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके सभी वर्गों को एड्रेस करते हुए उसको रिलीज किया। जहां तक रही बात 36 सेकंड की, तो उस दिन, अभी हम लोग चुनाव के दौर में हैं, हम लोग कैंपेन के दौर में हैं, सभी नेताओं को आगे कैंपेन तक जाना है। हमको नहीं लगता कि अगर आप अभी किसी नेता से अपने घोषणा पत्र के बारे में पूछेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर करने से मना करेंगे। बट हाँ, उस टाइम पे उसको घोषणा पत्र को रिलीज किया गया। और ऐसे भी एनडीए की सरकार जो है वो कह सकते हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो मीडिया बाइट्स होता है उससे ज़्यादा काम में मानती है। जब हम लोग अपना घोषणा पत्र रिलीज़ किए हैं, हम लोग ये वादा करें, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का भी बाइट देखा, हमने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का भी बाइट देखा कि घोषणा पत्र के बारे में वो जिस भी क्षेत्र में आगे कैंपेन करने के लिए गए हैं, उस चीज़ को, उस घोषणा पत्र को उन्होंने एड्रेस किया है। और एनडीए की सरकार, हम फिर से कह रहे हैं कि काम पे मानती है। हमारा घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा नहीं, हमारा संकल्प है, ये हमारा वादा है हमारी जनता के साथ। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एनडीए की सरकार ने कोई वादा किया हो और उस वादा को नहीं पूरा किया। चलिए, दिलचस्प है ये देखना कि जब भी एनडीए के और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद प्रधानमंत्री की सभा मैंने मुजफ्फरपुर में कवर की, और गृहमंत्री भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या सभाएं कर रहे हैं, सभी बड़े नेता, इनफैक्ट प्रवक्ता जो भी मंच पर आ रहे हैं, बार बार जंगल राज का ही जिक्र किया जा रहा है। जबकि आपसे ऑपोजिशन बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि 20 साल से तो एनडीए ही सत्ता में है, तो ऐसे में 20 साल पुरानी बात पर ही जब आज साल 2025 में भी बात हो रही है, तो फिर विजन क्या है? आप लोग अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं प्रेजेंट करें? आज प्रशांत किशोर थे, जो कि इस चुनाव में अब एक तीसरा मोर्चा जो कहा जा रहा है, उन्होंने भी यही सेम बात की कि रिपोर्ट कार्ड पर क्यों नहीं बात हो रही है। नहीं, तो रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है, आपके सामने। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक कॉन्क्लेव हो रहा है और इतनी सारी यहाँ पे महिलाएं हैं। आप गांव में जा करके देखिए, कितनी सारी हमारी जीविका दीदी मजबूत हो गई हैं। आप गांव में जाके सड़कें देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप पटना का मरीन ड्राइव देखिए। ये बोलने का बात नहीं है ना, ये हम लोग किसी यहाँ पे कोई ओरल कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि आके मंच पे बोलना है कि हम ये किए, हम वो किए। हमारा काम दिख रहा है धरातल पे, काम बोल रहा है ना, काम बोल रहा है हमारा, तो हमारे जनता बोल रही है, हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं। अगर काम बोल रहा है तो फिर मंचों से जंगल राज को याद दिलाकर और भावनात्मक मुद्दों को छूने की क्या जरूरत पड़ रही है? जंगल राज एक फैक्ट है। अब लोगों को लगता है कि 20 साल हो गया, 20 नहीं, साल लेकिन अगर 20 साल में अगर 20 साल में भी जंगल राज, एक सेकंड, जब 20 साल में भी अगर जंगल राज की बात खत्म नहीं हो रही है, तो संस्थागत तरीके से, स्ट्रक्चरल तरीके से 20 साल में यहाँ बिहार की धरती में मौजूदा सरकार ने क्या डेवलप किया, ये सवाल है। मौजूदा सरकार ने 20 साल में
जो काम किया है उसके इंडिकेटर्स, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके माध्यम से आप उसको देख सकती हैं। वो हर साल बजट आता है और हर साल वो इकोनॉमिक सर्वे होता है। बात वो नहीं है, बात आपका क्वेश्चन है कि बार बार जंगल राज को क्यों एड्रेस किया जा रहा है। जंगल राज एक फैक्ट है, जंगल राज का डर जनता के बीच में है। आज भी जो अभिभावक हैं, जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जंगल राज के बारे में प्रश्न वही उठाते हैं जो बिहार के बाहर के होते हैं। जो बिहार के अंदर के होते हैं वो जंगल राज पे कभी प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको पता है कि जंगल राज का जो सच है वो क्या था। लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लोग आज भी वो समय याद नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग 5 बजे के बाद कहीं जा नहीं सकते थे, हम लोग अपना सोशल लाइफ मेंटेन कर नहीं सकते थे, हम लोग काम नहीं कर सकते थे। हम लोग इतने खौफ में, इतने डर में लोग जीते थे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बिहारी का कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, बिहारी शब्द एक अपमान हो गया था। लेकिन मैं बीते दिन मोकामा में थी, सुबह के 11 बजे से रात के 8 बजे तक। क्या मोकामा में शाम 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर निकल सकती हैं? हम अभी खुद मोकामा गए थे कुछ दिन पहले। नहीं, आपको मैं अभी आम लड़कियों में काउंट नहीं कर रही। तो क्या लड़कियां अभी भी शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकती हैं अकेले, भाई के बिना, पिताजी के बिना, या घर के किसी और पुरुष के बिना? आई थिंक निकल सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब वहाँ पे घूमते हैं, हम लोग पूरा बिहार घूमते, रात में 1-1, 2-2 बजे तक हम लोग बिहार घूमते हैं। शाम 7 बजे के बाद निकल सकती हैं आप? ये कह रही हैं, श्योर कर रही हैं? बिल्कुल। अब मरीन ड्राइव में तेजस्वी यादव जी के सामने जो महिला गाना गानी थी, वो रात में कितने बजे का बात था? वो रात में 12-1 बजे का ही वीडियो था ना। तो महिलाएं निकल रही हैं बाहर, तभी ना महिलाएं बैठ के गाना गा रही हैं। देखिए, सभाओं में जो महिलाएं आ रही हैं, और उसके अलावा आपका जो सफ़र है उसको मैं उस कैटेगरी में नहीं रख रही, लेकिन बीते दिन जब मैं वहाँ पर मौजूद थी और जिस तरह की तस्वीरें मैंने देखी वहाँ पर, वो थोड़ा सा वास्तविकता से दूर दिखाई देती हैं। प्लस दुलारचंद यादव की हत्या जिस तरह से हुई, सिवान में एएसआई का जिस तरह से मौत हुई, ये वो मामले हैं जिसमें महागठबंधन आप लोगों से ये सवाल पूछ रहा है कि जंगल राज आप याद दिला रहे हैं, तो ये सब क्या है? नहीं, जो हुआ दोनों में फर्क कैसे हो सकता है? जो मोकामा में हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और उसका कोई डिफेंस नहीं है। वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और बिहार पुलिस अपना काम कर रही है। प्रशासन बिहार की जो है वो बहुत मजबूती से इस चीज़ को एड्रेस भी कर रही है। जो भी हुआ, 2 गैंग वॉर के तरीके से वो रिजल्ट, मतलब वैसा रिजल्ट आ गया हम लोग के सामने। बट आई थिंक बिहार पुलिस इज एट इट। जो सीनियर एसपी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे मुद्दों को एड्रेस भी किया और निष्पक्ष जाँच भी उसमें चल रही है, और जो भी दोषी होंगे उनको सजा भी जरूर होगी। ये अब हम लोग उस सरकार के लोग नहीं हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जो अपराधी होते हैं उनको सजा बिहार में जरूर होती है। चलिए, अब मैं छठ के विषय पर आऊंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना चुनावी कैंपेन आपके एक क्षेत्र से प्रारंभ किया, समस्तीपुर से। अति पिछड़ों के मन को छूने वाले मुद्दों को भी उन्होंने उठाया, और जब फिर मुजफ्फरपुर में आए तो वहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर एक तरह से नाम नहीं लिया, लेकिन रिस्पॉन्स उसी पर कर रहे थे और बताया कि कैसे कांग्रेस और महागठबंधन छठी मैया का अपमान कर रहा है। वाकई अपमान हुआ क्या, या सिर्फ भावनात्मक मुद्दे को भुनाने की एक कोशिश है? देखिए, छठ जो है ना वो कोई पर्व नहीं है बिहार के लिए, और बिहार उसको कभी भी पर्व के रूप में देखता ही नहीं है। छठ बिहार का भाव है, छठ बिहार का इमोशन है। हर वो व्यक्ति जिसके घर में छठ हो रहा होता है वो इमोशनली छठ से अटैच होता है। ऐसे में आपको जब उसके बारे में, उस पर्व के बारे में, वो 4 दिवसीय जो तपस्या हर घर में होता है, वो 4 दिवसीय का जो एक कह सकते हैं संकल्प होता है, जो 4 दिन का व्रत जो परवैतिन करती है, अगर आपको उस पर्व के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको उस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी की एग्जैक्टली कौन सी लाइन थी, जिस राहुल गांधी की एग्जैक्टली कौन सी लाइन है जिसको आप छठ पर्व का अपमान मान रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने छठ पर्व को ड्रामा कहा, ये बिहार छठ पर्व का अपमान ही है। 4 दिन के 36 घंटे का व्रत एक परवैतिन छठ में रखती है। नहीं, लेकिन और ड्रामा, सिर्फ परवैतिन ही व्रत को ड्रामा नहीं कहा उन्होंने, व्रत को ड्रामा नहीं कहा। नहीं, उन्होंने जिस तरीके से छठ पर्व को ये कहा कि अभी छठ है तो ये ड्रामा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा कभी नहीं था। छठ एक पॉलिटिकल मुद्दा था ही नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र में छठ के 1 दिन पहले आए थे, उनको हमने सूप भेंट किया था, और ये हमारा संस्कार, बिहारियों का संस्कार और बिहार का संस्कृति है, जिसको हम लोग जो भी बिहार में छठ के समय आता है उसको जरूर दिया जाता है। अभी आप आई होंगी, आपको ठेकुआ भी खाने को मिला होगा। ये बिहार का बड़ा दिल है कि जब भी कोई आता है वो हमारे रंग में रंग जाता है। पर जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया वो गलत था।
छठ कभी भी राजनीति का मुद्दा था ही नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और छठ की जो शुभकामनाएं हैं वो उन्होंने प्रदेशवासियों को दी। ये राजनीतिक तो नहीं था, लेकिन राहुल गांधी जी ने इसको राजनीतिक बना दिया कि वो आके यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा किसने बनाया? और राहुल गांधी जी, हमको लगता है कि बहुत ही वो आई डोंट नो उनको सुझाव कौन देता है या उनको गाइड कौन करे, किससे गाइडेड है। उनका ज्ञान अगर छठ पे था ही नहीं तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए था। हमको लगता है कि वो दिस होल छठ का एजेंडा कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट ही चोज टू एड्रेस इट एंड आई थिंक वो गलत है, क्योंकि किसी भी बिहारी का या बिहारी त्योहार का या बिहारी पर्व का अपमान बिहार के लोग तो नहीं सहेंगे। बहुत हो गया, कांग्रेस पार्टी ने बिहार को बहुत अपमानित कर दिया, अब आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को भी जवाब मिल जाए। छठ पर्व के दौरान मैं खुद यहाँ मौजूद थी और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़े करीब से सब गतिविधियों को देखने का अवसर मिला। और एज ए जर्नलिस्ट मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मेरे ज़िंदगी के सबसे सुंदर क्षणों में से वो एक था जो सूर्य उपासना का पर्व देखा। दिल्ली से उस पर्व को देखने में और बिहार से उस पर्व को देखने के बीच का अंतर मैं समझ ही हूँ यहाँ पर आकर, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। लेकिन फिर वही बात, जब आपने राजनीति का जिक्र किया, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उसको छठ पर्व पर क्या टिप्पणी मान लिया। पॉइंट 1। पॉइंट 2, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसका जवाब जब राहुल गांधी ने छठ पर्व के संदर्भ में बात करते हुए दे दिया, तो फिर हमारी बात सही और उनकी बात गलत ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, अब अपना डिफेंस वो लोग तैयार करेंगे तो वो कुछ भी डिफेंस में बोल सकते हैं। वो अपना जब डिफेंस तैयार करेंगे महागठबंधन के लोग, तो वो डिफेंस में कुछ भी कह सकते हैं। पर ये बात तो फैक्ट है ना, ये तो ऑनलाइन भी जाकर के कोई भी राहुल गांधी जी का वीडियो देख सकता है कि उन्होंने क्या कहा था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। तो अब ये बात को उसको आई थिंक वो बस घुमाना चाह रहे हैं और उलटफेर करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहारियों के भावना को ठेस पहुंची है। ये बात महागठबंधन भी मान चुकी है, तभी उसको अब इतना ज्यादा उसको कवर करने का कोशिश कुछ सवाल हमारे सहयोगियों के और थोड़े जनता के भी हैं, तो फटाफट वो सवाल भी कुछ ले लेते हैं। जरूर जरूर। अखिलेश जी। शाम्भवी जी, पहली बात तो ये है कि आप बहुत युवा हैं, युवा सांसद हैं और लोकसभा में आपकी प्रतिभा हमने देखी भी है, इस बात की तारीफ करनी होगी। दूसरी बात ये है कि आप जिस पार्टी की हैं, आपके नेता भी बहुत युवा हैं और युवा बिहारी उनका नारा हमेशा चलता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात वो करते आए हैं। क्या इस बात से आप निराश है कि जिस तरह का प्रोजेक्शन मुख्यमंत्री के तौर पर उनका होना चाहिए था वैसा इस चुनाव में नहीं हो रहा है? नहीं, इसमें निराश होने की आई थिंक कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गठबंधन का जो फैसला होता है वो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना, हर कार्यकर्ता जो होते हैं, हर संगठन के जो लोग होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि उनके नेता सर्वोच्च स्थान पर बैठे। ऐसा कोई भी पार्टी भारत में नहीं है जो नहीं चाहेगा कि उनके नेता सबसे बड़े स्थान पर बैठे। लोक जनशक्ति पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बड़े से बड़े पद पर बैठे। लेकिन जब हम लोग गठबंधन में होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी कहते हैं कि जब आप राजनीति में होते हैं तो आपका सबसे पहला जो प्राथमिकता होता है वो देश के हित के लिए होना चाहिए। आपके हर फैसले देश के हित के लिए होने चाहिए, फिर प्रदेश के हित के लिए होने चाहिए, फिर गठबंधन के हित के लिए होने चाहिए, फिर पार्टी के हित के लिए होने चाहिए। और अगर फिर उसके बाद अगर थोड़ा भी स्ट्रेंथ बाकी है, तब आप अपना पर्सनल कोई आपका एम्बिशन है, तब आप उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। तो जब गठबंधन साथ में काम करता है, आपको ये चीज़ रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जब गठबंधन साथ में काम करता है तो वो सारे जो डिसीजंस होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो पार्टी और गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व साथ में लेते हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्री चिराग पासवान जी हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री पद के शपथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लेंगे तो एक पार्टी के आप कह सकते हैं पार्टी के सोल्जर होने के नाते, पार्टी के एक ऑनेस्ट कार्यकर्ता होने के नाते, हमारा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का फैसला होगा वो हम लोग का फाइनल फैसला। इसी में एक एक्सटेंशन जोड़ूंगी, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति, जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ और फिर वो जो है चर्चाओं में छाया रहता है, लेकिन चर्चा ये होती है कि राज्य में प्रधानमंत्री के करीब, बीजेपी के करीब वो अपने आप को बताते हैं, लेकिन जेडीयू के साथ जो है उतने सुर नहीं मिल रहे हैं। और इन सब के बीच उनका यह कहना कि मैं राज्य की राजनीति में आना चाहता हूं। मैसेज तो क्लियर है, वो राज्य की राजनीति में आना चाहते हैं, वो डेफिनेटली बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे और ये उन्होंने अपना जो अंतिम फैसला था कि वो फाइनली क्या करेंगे, ये उन्होंने पार्टी पे छोड़ दिया।
और जब उन्होंने पार्टी पे छोड़ा तो पार्टी ने अपने जो जितनी भी बैठकें की, जब हम लोग सब साथ में बैठे तो उसमें फाइनल एक निर्णय आया कि नहीं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जहां तक रही बात कि जेडीयू से सुर नहीं मिल रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का पूरा कैंपेन का अगर आप ट्रेल भी देखें तो वो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। और वो तो हमेशा यही कहते हैं, हम लोग को एक होता है ना कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रणभूमि में हम लोग उतर रहे हैं, और अपने बच्चों को आप रणभूमि में उतरने के पहले क्या कहेंगे। तो वो अंतिम चीज उन्होंने यही कहा था कि तुम लोग को सारे सीट पे चुनाव ऐसे लड़ना है जैसे 243 सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी है। तो ये फीलिंग उनका है गठबंधन के लिए, ये फीलिंग उनका एनडीए के लिए, और ये फीलिंग उनका बिहार के लिए कि मेरा कोई भी नेता पीछे ना रहे, मेहनत पूरी करे और 243 सीट को ऐसे लड़े जैसे लोक जनशक्ति पार्टी अपने जीत की तैयारी कर रही है। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगी, और ये सवाल बिहार की राजनीति में इसलिए छाया रहा क्योंकि प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे आपके पिताजी के ऊपर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और ये तक कहा कि आपका लोकसभा का टिकट जो है वो उन्होंने खरीदा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जिनका भी आपने नाम लिया, आई डोंट थिंक कि वो इतने बड़े फैक्टर हैं या वो ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं जिनके बात को एड्रेस करना हम ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हम एक होता है ना कि उनके बारे में कुछ कहना, एक बात होता है कि यू डोंट रेसल विथ पिग्स बिकॉज द पिग एंजॉयज इट एंड यू गेट डर्टी। सो इसीलिए हम लोग उनके सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझते। पर हाँ, जब उन्होंने आरोप लगाए थे, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन आरोप का कोई आधार हो या ज़रूरी नहीं है कि वो आरोप सत्य हो। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, मेरे पास जो कुछ भी है वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मेरे पिताजी के पास जो कुछ भी है वो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और जब प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाए थे, जिन पर आरोप लगाए थे मेरे इन लॉज पे, वो तो राजनीति में इन्वॉल्व नहीं थे, बट मेरे इन लॉज को इसमें ड्रैग किया गया क्योंकि उनको किसी को नीचा दिखाना था। दलित जब राजनीति करते हैं ना तो उनके लिए एनीवे संघर्ष थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि उनको पिछड़े दलित वर्ग के लोग को नीचा दिखाना था, उन्होंने आरोप लगाया, और उस आरोप को एड्रेस करने के लिए मेरी मदर इन लॉ, जिनका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से ना पब्लिक लाइफ से, वो भी अपना स्पष्टीकरण दी। मेरे फादर, जिनको टारगेट किया गया दूसरी तरीके से, वो भी अपना आके स्पष्टीकरण दिए और हम भी अपना स्पष्टीकरण दिए। इसके बियॉन्ड अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन सीख करना है तो वो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में सारा इन्फॉर्मेशन है। और हम आज भी कह रहे हैं कि हमने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है और हम उससे स्टिक करेंगे। पर उनके द्वारा आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगाने का क्या ऐसा कारण रहा होगा जिस वजह से उन्होंने, क्योंकि आपने कहा कि वो जो बात कर रहे हैं उसका वो निराधार है या बेसलेस है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एनडीए गठबंधन के भी अगर 20 इंपॉर्टेंट चेहरे हैं तो उन 20 में से अशोक चौधरी जी पर ही आरोप क्यों लगाए? तो इसीलिए ना, क्योंकि 20 इंपॉर्टेंट चेहरे में से एक चेहरा एक दलित नेता डॉक्टर अशोक चौधरी का है। तो आरोप लगाने के लिए और मीडिया में रेलेवेंट रहने के लिए और सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जब उनको इतने सारे, जब 20 नेता थे तो सिर्फ पिछड़े और दलित नेता पे ही क्यों आरोप लगा? क्या लग रहा है आपको, प्रशांत किशोर कितनी सीटें ले आएंगे? जनसुराज एक भी नहीं, आप लिख के ले लो, एक भी नहीं। हम फिर आएंगे आपके कॉन्क्लेव में और हम फिर बोलेंगे 14 तारीख को। बिल्कुल आएंगे, आप फिर से कर लीजिएगा जी। फॉलो अप सवाल इसी का पूछना चाहती हूँ। फॉलो अप सवाल ये है कि बार बार आपने काफ़ी, मेरे को लगता है काफ़ी ऑलरेडी बोल दिया है प्रशांत किशोर के जो आरोप है उनके ऊपर, पर एक चीज़ क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जब आपने उनके ऊपर अवमानना का नोटिस भी भेजा 100 करोड़ का, वो वापस आकर के कहते हैं कि देखिए, भले से वो सम्राट चौधरी हों या शांभवी चौधरी हों या अशोक चौधरी हों, वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, मेरे ऊपर ठग से अवमानना कर लेते हैं। क्या आज आप इस मंच से कैटेगोरिकली बोलेंगी कि जिन लैंड डील्स की वो बात कर रहे हैं, जिस 200 करोड़ की संपत्ति की वो बात कर रहे हैं, वो सिरे से आप खारिज करती हैं और वो सरासर गलत है कैटेगोरिकली? सबसे पहले तो कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, उसका जवाब यही है कि यू डोंट रेसल विद पिग्स, द पिग एंजॉयज इट एंड यू गेट डर्टी। तो ये हम लोग का है ही नहीं कि जिनका जो रेलेवेंट ही नहीं है उनको हम लोग को रेलेवेंट बनाना नहीं है। और जहाँ तक आप पूछ रही हैं कि कैटेगोरिकली यू से दिस ऑन स्टेज कि जो वो कह रहे हैं उसको हम खारिज करते हैं, हम उसको खारिज करते हैं।
वो उसमें कोई सत्यता नहीं है और उसका कोई आधार नहीं है। यही तो हम लोग मांग रहे हैं कि आप उसका आधार दीजिए, आप उसको प्रूफ करिए, आप उसका स्पष्टीकरण दीजिए। अगर हम गलत होते तो हम कोर्ट में क्यों जाते? अगर हम गलत होते तो हम डेफेमेशन का केस क्यों करते? जस्ट बिकॉज आपने कोई गॉसिप सुन लिया और आप आकर के उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा कर देंगे, जरूरी नहीं है कि वो सच हो। और ये चीज वो सिर्फ उन लोगों के साथ की है जो अपने राजनीति में स्ट्रगल करके अपनी पहचान बनाए हैं। पिछड़े दलित वर्ग के जितने नेता हैं उसको प्रशांत किशोर जी ने टारगेट करने का काम किया है। जब मेरे बारे में भी उन्होंने बोला था तब भी हमने ये कहा था कि उनको उनकी पूरी की पूरी सामंतवादी वाली सोच है और वो पूरे तरीके से एक कास्टिस्ट है और इसीलिए वो ये कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे उनके बारे में और सच्चाई आएगी सामने। मतलब मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा सामने। श्यामा, एक सवाल बस मैं आपसे, क्योंकि अंत करने से पहले एक पूछना चाहता हूं। आप पार्टी की बड़ी प्रमुख चेहरा हैं अपनी पार्टी का। आप लोगों ने चिराग पासवान को बोला जाता है बड़ी जो टेंशन देकर एनडीए को और प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद 29 सीटें इस बार मिली। सब लोग ये जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये मान रहे चिराग पासवान की पार्टी इस बार जो है वो बिगेस्ट गेनर एनडीए में दिखाई पड़ रही है, बाकी सबको कम कर दिया गया। 29 सीट्स आपको मिली, एक पर आपका नॉमिनेशन ऑलरेडी रद्द हो चुका है, अब आप 28 पर कम से कम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। उसमें से 17 सीटें आपको ऐसी दे दी गई हैं जो आप आरजेडी के सामने चुनाव लड़ रही हैं, यानी कि मजबूत सीटें हैं, जहां पे आरजेडी की भी मजबूत सीटें हैं, उनके सिटिंग विधायक हैं, उनके खिलाफ आपको लड़ने के लिए सीटें दी गई हैं। आपको लगता है कि नंबर तो बढ़ गया है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट की बात आप लोकसभा में करती थी वो अब खतरे में आ जाएगा आपकी पार्टी? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रॉ डील हो गया है, 29 मिलने के बाद भी मुश्किल सीटें आप लोगों के हिस्से में पकड़ा दी गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग वो 29 सीट्स की बात करते हैं और जो 17 सीटों की आप बात कर रहे हैं, उस 17 सीटों में आरजेडी वो सीट इसीलिए जीती क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी उस 2020 का चुनाव अलग लड़ी थी। तब जाकर के वो वोट स्प्लिट हुआ था और आरजेडी को कंसिडरेबल वोट्स आ गए थे, जिससे वो ये चुनाव को जीत गए थे। पर जब आप उन्हीं सीटों पे एलजेपी और एनडीए का सीट्स मिलाएंगे तो हम लोग इजीली आरजेडी को उन सीटों पे भी डिफीट कर रहे हैं। लेकिन पिछले तीन चुनाव से लगातार हार रहे हैं वहां पर एनडीए। तो नहीं, हमको नहीं लगता वो डिफिकल्ट सीट्स होंगी। वो नहीं, वो डिफिकल्ट सीट्स हो सकती हैं, बट हम लोग उसको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं ना। अगर जब आप एलजेपी और एनडीए के पावर को आप साथ में मिलाएंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को तो कहा भी जाता है कि वो विपरीत स्थितियों के नेता हैं, हर विपरीत स्थिति में वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो हमको नहीं लगता कि अगर पूरे बिहार में कोई ऐसा नेता है जो इस डिबैकल को पार कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री चिराग पासवान जी थे। ये बात एनडीए भी मान गई है, इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी को वो सारी सीट मिली है जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। एनडीए लोजपा मिल करके वहां पे आई थिंक 28 में 28 लाने का प्रयास तो हम लोग पूरा करेंगे और लाएंगे भी। चलिए, अब 4 दिन का वक्त ही बाकी है पहले चरण की वोटिंग के लिए। दावे बहुत हैं, अब नतीजे 14 तारीख को आएंगे तो फिर आपसे दोबारा बात होगी। बिल्कुल, 100%। लेकिन आज हमें समय देने के लिए चुनावी प्रचार के समय में भी बहुत धन्यवाद आपका शांभवी चौधरी। खुलकर आपने हर विषय पर राय रखी और बड़ा आनंद आया आपसे बात करके। थैंक यू, मेरे को भी बहुत आनंद आया आपसे बात करके। आप लोग बिहार आते रहिए, बिहार का मान सम्मान बढ़ाते रहिए और ऐसे ही कॉन्क्लेव्स करते रहिए ताकि हम लोग सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएं, एक दूसरे की विचार को सुन पाएं और बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एनडीटीवी, थैंक यू सभी। एक बार फिर शांभवी चौधरी जी के लिए।